हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे। चलिए तो रिविजन स्टार्ट करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उन टॉपिक्स को जो पहले पढ़ लिए हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करें। सबसे पहले हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां पर हमने कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जैसे कि मेटल लस्टरस होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी हैं, सोडियम है, पोटाशियम, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, चाकू से भी काटा जा सकता है। फिर हमने बात की थी कि मेटल्स मैलेबल होते हैं, यानी कि उन्हें थिन शीट में इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है ना, बीट करके हैमरिंग से थिन शीट बनाई जा सकती है। फिर मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, इस तरीके से उनसे वायर बनाई जाती है। कंफ्यूजन काफी लोगों को होती है यहाँ पर कि मैलेबिलिटी और डक्टाइलिटी को मैलेबिलिटी समझ लेते हैं, मैलेबिलिटी को डक्टाइलिटी, पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर बात हमने की कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, शॉक से प्रिवेंट होने के लिए क्या किया जाता है, जो वायर्स हैं उनके बाहर से इंसुलेटर की एक लेयर लगाई जाती है। ठीक है, इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर? पॉलीविनाइल क्लोराइड लाइक मटेरियल की एक रबर लाइक मटेरियल होता है कि एक लेयर लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा मेटल सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसा? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होकर। जबकि हम नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल सोनरस तो नहीं होते क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। कैसा करते हैं? एक डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ना तो ना तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ना नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं, ना मैलेबल होते हैं। हार्डनेस की बात करें तो इतने हार्ड भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड, डायमंड काफी ज्यादा हार्ड होता है। अगर लस्टर की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल जो है वो लस्टरस भी नहीं होते, केवल आयोडीन को छोड़ करके। ये आयोडीन हमें दिख रहा है यहाँ पर, आयोडीन कैसा है? लस्टरस नॉन मेटल है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ब्रोमीन को छोड़ करके। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इससे लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन सा मेटल नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, कौन सा नॉन मेटल। फिर अगर हम मेटल के एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, बाकी सारे ही सॉलिड होते हैं। सीजियम, गैलियम जैसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। चलिए, जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों? किस वजह से? उनके बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उसको ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है, जिस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। बाकी जैसे मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं करते हैं, ग्रेफाइट कर लेते हैं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फिर हमने बात की कि जो हमारे एल्कलाई मेटल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सारे ही मेटल्स कैसे होते हैं? काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, और साथ में ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। इस तरीके से चाकू से भी इन्हें काटा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया था। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, वाटर के साथ तो क्या होता है, ये डिस्कस किया था। हमने देखा कि अलग अलग ये जो मेटल्स हैं वो अलग अलग तरह से बर्न हो रहे हैं। जैसे सोडियम एक येलो फ्लेम से जल रहा है, मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम से जल रहा है, कॉपर ब्लू ग्रीन फ्लेम से जल रहा है, एल्यूमिनियम की बात करें तो वो जल रहा है व्हाइट फ्लेम से। ये डिस्कस किया था। फिर हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज भी थोड़ा बहुत देख ली थी। फिर मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर की होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है।
ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी देखी थी, जो एसिड और बेस, कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड, मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट आपको याद करना था। चलिए, फिर हमने मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन देखी, सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं। जैसे Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये हो गया था। चलिए, तो जब मेटल को बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है, ये हमने देख लिया था कि आयरन है तो आयरन को डायरेक्टली ऐसे हम बर्न नहीं करते, आयरन को आयरन फिलिंग पहले बनाते हैं, फिर जो है उसको बर्न करते हैं। तो आयरन फिलिंग इस तरीके से आयरन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, या हम कह सकते हैं लोहे का एक तरह से बुरादा कह सकते हैं, तो आयरन फिलिंग कहा जाता है। तो उसको अगर हम बर्न करते हैं तो फ्लेम के ऊपर डालते हैं, तो इस तरीके से स्प्रिंकल जब हम करते हैं तो ऐसे ये विगोरसली रिएक्ट करता है। कॉपर बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। लेकिन हॉट मेटल के बाहर से जो है इस तरीके से कॉपर टू ऑक्साइड की, यहाँ पे नहीं है, इस तरीके से कॉपर टू ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। इस तरीके से कॉपर टू ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। फिर पोटेशियम सोडियम की बात करें तो ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं, अगर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाए तो ये आग भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये विगोरसली रिएक्ट एयर के साथ कर रहे हैं। जब हम वाटर की रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा ये वाटर के साथ भी विगोरसली रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ भी क्या करते हैं, ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं, इतने ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि हमें इस तरीके से आग भी देखने को मिलती है, क्योंकि H2 प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा हीट हीट रिलीज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, H2 भी निकल रही है, हीट भी निकल रही है, तो वो बर्न हो जाता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर आग भी, फायर देखने को मिलती है। ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस आपने देख ली होंगी लास्ट लेक्चर में। फिर हमने बात की कुछ मेटल और हैं, जैसे मैग्नीशियम है, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। कैल्शियम है, वो इतना ज्यादा विगोरसली रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन रिएक्ट करता है, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, और ये भी क्या करता है, H2 गैस प्रोड्यूस करता है, इवॉल्व करता है, ठीक है, हीट इवॉल्व करता है, सॉरी हीट इवॉल्व करता है, और H2 गैस तो इवॉल्व कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आग नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट हीट, इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं करता कि आग पकड़ ले H2, ठीक है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, अभी तक जो जो रिएक्शंस हमने पढ़ी, आपको हेडिंग वाइज सारी रिएक्शन जो है, जो जो हेडिंग हम, हेडिंग के अंडर हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तो हम हाईलाइट कर ही रहे हैं, वो भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है। अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं कि मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन में ही आगे डिस्कस करते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद स्टीम। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ से ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्यूमिनियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ। तो यहाँ पर आंसर है स्टीम के साथ। वैसे हमने यहाँ पर भी देखा है ना कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है, यहाँ पर देखा मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम सोडियम जैसे मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन नॉर्मल वाटर के साथ, कौन हॉट वाटर के साथ, और कौन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, भाप के साथ, ठीक है। नॉट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ करते हैं, ये स्टीम के साथ करते हैं, भाप के साथ करते हैं रिएक्शन। जैसे कि देखो, एल्यूमिनियम और आयरन रिएक्ट विद वाटर, लेकिन यहाँ पर जी लिखा हुआ है ना, जी का मतलब है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, Al2O3 और Fe3O4, साथ में H2 गैस। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड जैसे मेटल जो है वो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी हम पहनते हैं, या सिल्वर का आप पहनते हो कोई भी ज्वेलरी, तो आप जो है कितने बार अपना, मान लीजिए आप कोई रिंग पहनते हैं सिल्वर की, कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, तो आप कितनी बार नहाते हैं, या गोल्ड की कोई रिंग पहनते हैं तो कितनी बार आप नहाते हैं, कितनी बार आप अपना हाथ धुलते हैं, कितनी बार आप अपना हैंड वॉश करते हैं, तो उस मेटल पे जो है ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वाटर का, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहे। क्लियर है? चलिए, अच्छा,
तो यहाँ पर स्टीम का एक्शन दिखाया गया है कि ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर जलेगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो स्टीम बनाएगा। ये हमारे पास है मेटल सैंपल, स्टीम के साथ ये रिएक्शन करेगा, ठीक, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए, अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। तो ये है मेटल के रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैसी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये? अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, वाटर के साथ रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो सोडियम ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करता है। सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं एकदम से ऐसे एक्सप्लोड हो जाता है, आप एक्सप्लोजन जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट भी है, और आपको हाईलाइट कर लेना है कि स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। जहां पर आपको कुछ डिफरेंट, जैसे यहाँ पर तो कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो यही बनेगा, ठीक है। तो जहां पर आपको, जैसे हमने सोडियम एल्यूमिनेट देखा था, इस तरीके से कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आपको दिखे तो उसे आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। चलिए, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पे मेटल की बात करते हैं, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो जनरल इक्वेशन है कि मेटल जब रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो देंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आपको अक्सर कहा जाता होगा कि कोई भी एसिडिक चीज है उसको आपको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारे पिकल्स होते हैं, हम जो भी पिकल बनाते हैं, मान लीजिए हम नींबू का कोई पिकल बनाते हैं ना, लेमन पिकल बनाते हैं, तो नींबू में होती है एसिड, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो ये जो सिट्रिक एसिड है, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करती है, सिट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये पिकल्स होते हैं या विनेगर है या हम जो सिरके वाले प्याज होते हैं, तो ये कभी भी किसी मेटल कंटेनर में नहीं रखे जाते हैं, किसी ग्लास कंटेनर में रखना ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे ग्लास कंटेनर के साथ, लेकिन मेटल कंटेनर के साथ रखते ही ये रिएक्ट करेंगे क्योंकि इनमें प्रेजेंट होती है एसिड। क्लियर है? चलिए, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेकिन समझने वाली चीज ये है कि सारे मेटल जो है वो एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, सेम मैनर में रिएक्ट नहीं करते। पुट एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम और जिंक सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, suspend thermometer in the test tube so that their bulb are dipped in the acid, the following reaction occur। आपको क्या करना है, जो गिवन मेटल्स हैं इनको सेपरेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल करके अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपको रख लेना है। उसमें जो है थर्मामीटर भी सस्पेंड कर लेना है आपको टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, पूरा डिप करके। तो आप देखोगे अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर देखने को, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट करेंगे जब एसिड के साथ, तो यहाँ पर बनेगा MgCl2, यहाँ पर बन रहा है AlCl3, यहाँ पर बन रहा है ZnCl2 और यहाँ पर बन रहा है FeCl2, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से। जैसे आप डाल, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन आपने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो ये रिएक्शन हो गई। एल्यूमिनियम फॉयल आपने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। क्लियर? तो ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, रिएक्शन आपको जरूर नोट करें। चलिए, अगला है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मेटल सॉल्ट के रिएक्शन, सॉल्यूशन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है इसके बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेटर एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर एक बेटर एविडेंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था,
If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. अगर मेटल A डिस्प्लेस करता है मेटल B को उसके सॉल्यूशन से, मान लो ये BC का एक सॉल्यूशन है, तो मेटल A क्या कर रहा है, B को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस अगर करता है तो इसका मतलब मेटल A क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि सिंपल सी बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमने पढ़ी थी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है, इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेटल ए लिया और सॉल्ट सॉल्यूशन लिया बी का, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ए ने बी को डिस्प्लेस कर लिया और यहाँ पर हमें मिल जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉरी ए, और मेटल बी अलग से डिपॉजिट हमें मिलता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर ये रिएक्शन है क्या, ये हमने ली है आयरन की एक नेल, ठीक है, ये हो गई आयरन, प्लस हमने लिया कॉपर सल्फेट, है ना, सॉल्ट ऑफ बी जिसको हम कॉपर कह रहे हैं, कॉपर का सॉल्ट, गिव्स क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना, कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है ना, लास्ट में बोलते हैं ना कॉपर सेव्स गोल्ड, यानी कि कॉपर सिल्वर गोल्ड ये लास्ट में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जो आयरन है ये क्या करेगा, कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग से डिपॉजिट हमें इस तरीके से मिलता है नील के ऊपर। क्लियर है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, अ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स लाइक ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड। तो सारे के सारे मेटल जो है रिएजेंट जैसे कि ऑक्सीजन वाटर एसिड इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मेटल सैंपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसीलिए हम सारे मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सब रिएक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं ऑक्सीजन वाटर और एसिड के साथ। क्लियर है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है, बाकी यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिवाइज हो गया होगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने काफी सारी रिएक्शंस देख ली हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।